बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबारात की सबसे बड़ी खबर तो हुसैन हक्कानी का वो बयान है जिसमें कहते हैं कि जब वो अमेरिका में सफ़ीर थे तो उन्होंने अमेरिकी इंतज़ामिया की ईमा के ऊपर उस वक्त की पाकिस्तानी क़यादत जो जरदारी साहब की हुकूमत थी उनसे बात की और CIA के और इंटेलिजेंस ऑफिशल्स को पाकिस्तान में आने का मौका फ़राहम किया, जिनकी कार्रवाइयों के ऊपर हुकूमत को और उनको या फ़ौज को किसी को कंट्रोल भी नहीं था। और उन्हीं लोगों की, उन्हीं CIA के लोगों की मदद से बड़ी वैल्यूएबल मदद मिली उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने में। ये उन्होंने ख़ुद तहरीर किया, ये किसी ने बयान नहीं किया, उनका अपना आर्टिकल है जो आज के अखबारात में छपा हुआ। तो क्या वो जो तमाम इल्ज़ामात थे मेमो गेट के हवाले से, जिनके मुतल्लिक़ कहा जाता था कि ये तो जनरल ज्ञानी या जनरल अहमद शुजा पाशा, ये इनकी ज़हन की इख्तरा है, इनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है, आज उनका जब खुद से इतराफ़ कर लिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट का वो जो सुओ मोटो नोटिस था जिसमें ख़ुद प्राइम मिनिस्टर फरीक बन के गए थे काला कोट पहन के, क्या उसको रिवाइव करने की ज़रूरत नहीं है? क्या वो हक़ाइक़ जानने की ज़रूरत नहीं है कि उस वक्त की फ़ौज के इल्म में क्या चीज़ें थीं, उस वक्त की हुकूमत ने कौन से ऐसे इजाज़तनामे दिए थे? क्योंकि जिन CIA के लोगों को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी गई थी उनके लिए एक हदायतनामा, एक स्पेशल परमिशन डायरेक्टिव प्रेसिडेंट हाउस से जारी हुआ था। एक सिक्योरिटी क्लियरेंस का जो प्रोसीजर था उसको कट शॉर्ट किया गया था और एम्बेसडर को एम्पावर किया गया था कि जिसको दिल आए ठप्पा लगाओ और वीज़ा देकर पाकिस्तान भेज दो। उसी सिलसिले में ये जो इल्ज़ामात बाद में आए और नाम बहुत सी कंपनियों के आए कि ब्लैक वाटर नामी कंपनी आ गई है, फिर कहा कि नहीं उसका नाम बदल गया था अब जी सर्विसेज हो गई है, फिर कहा कि नहीं डाइन कॉप के नाम से एक कंपनी इस्लामाबाद में काम कर रही है, ये असल में CIA के बंदे हैं। लेकिन वो लोग आए, उन्होंने अपना काम किया, वारदात डाली और चले गए और अब पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर अपने मुंह से मान रहे हैं कि हाँ मैंने ये काम किया। तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए? आज नेशनल इलेक्शन प्लान के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने काला सती इजलास की सदारत की, उसमें आर्मी चीफ भी थे, DG ISI भी थे, इसाक डार भी थे और चौधरी निसार भी थे। सबसे इंटरेस्टिंग इसका पहलू यह है कि जहां वो रद्दुल फ़साद या नेशनल इलेक्शन प्लान की इन्फोर्समेंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, सरताज अजीज़ भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। उसके साथ ये खबर भी चल रही है कि सऊदी हुकूमत बड़े ज़ोर शोर से फरमाइश कर रही है कुछ अरसे से कि जनरल रहील शरीफ को आप ये जो सऊदी डिफेंस अलायंस है इसके सरबराह के तौर पर तैनात कर दें। प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि जब सऊदी बादशाह सलमान शाह जो हैं वो इनको एयरपोर्ट के ऊपर जब ये जद्दा गए थे वेलकम करने के लिए तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें किसी किस्म की इंश्योरेंस दी थी। अब वो मुतालबा कर रहे हैं कि अपनी उस यकीन दहानी को पूरा करते हुए जनरल रहील को भी भेजिए एज हेड ऑफ़ दैट सऊदी डिफेंस कोलिशन और इसके साथ पाकिस्तानी फ़ौज भी तैनात करिए जो सऊदी अरब की हिफाजत में उनकी मदद और मुआवनत फराहम कर सके। नैप इम्प्लीमेंटेशन के साथ ये कराची की सिक्योरिटी का इशू है। कराची में जो ऑपरेशन चल रहा था अमन व अमान के हवाले से, उसमें खातिर खा कामयाबी हुई। कराची की जो पॉलिटिक्स है उसमें बड़े पैमाने पर तब्दीली हुई। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने कल कराची विज़िट भी करना है, तो आज हमारा दिल है कि कराची को ज़्यादा फोकस करते हैं। MQM किसी ज़माने में इस शहर के अंदर अभी कॉल भी नहीं थी देती तो शहर में दुकानें खौफ के मारे बंद हो जाती थी। मीडिया हाउसेस पे अटैक हुए, फ़ौज के मतलब क्या कुछ कहा गया, लेकिन ये 22 अगस्त के बाद 23 अगस्त की सुबह वो MQM एक नए रूप के साथ सामने आई। MQM पाकिस्तान के नाम से रजिस्टर थी जिसके सरबराह डॉक्टर फ़ारूक सत्तार थे, पहले भी ऐसे ही रजिस्टर थी। लेकिन इन लोगों ने उस दिन पहले दिन ये तय कर लिया कि नहीं आज से हमने अपने फ़ैसले ख़ुद करने हैं, पाकिस्तान के मामलात ख़ुद देखने हैं, इसमें गैर मुल्की मुदाखलत नहीं होगी और जो कराची के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा वो फ़ैसले लेंगे। 23 अगस्त से लेकर आज तक क्या तब्दीली आई कराची शहर के अंदर, पाकिस्तानी सियासत के अंदर? क्या कराची बेहतर हुआ? क्या MQM की सियासत जो है पहले से बेहतर हुई या MQM पहले से ज़्यादा वल्नरेबल होगी? ये वो सवाल हैं जिनको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, सरबराह MQM पाकिस्तान के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले इसी सवाल से जो सबसे हमने एंड में डिस्कस किया इसी से स्टार्ट करते हैं। MQM 23 अगस्त से एक नई MQM की शक्ल में, वो MQM जिसको कहा जाता था कि वो
तुम नाप दो हम बोरी सिलवाएंगे, और वो भत्ता वाली, आप उसको खुद को अपने आप को उस बहुत दूर ले जा रहे हैं उस सियासत से कि हमने ये सियासत नहीं करनी। स्लोगन आपका यही है कि हमने आपको मुकम्मल तौर पर उस माजी का चैप्टर जो है उसको क्लोज़ कर देना। कितनी कामयाबी हुई आपको? माजी में जो भी इल्ज़ामात कितने सच्चे थे, कितने झूठे थे, एक तासुर तो बहरहाल जो आप बात कर रहे हैं वो तो एमक्यूएम के बारे में लोगों में रहा, और जाहिर है कि हमारे लोगों की उनके रवैयों में, उनके कंडक्ट में ऐसी गलतियां और ख़ामियां रहीं जिनकी बिना पर यह तासुर और शायद मजबूत हुआ और गहरा हो गया। फिर लंदन से भी जिस तरह की पोस्चरिंग होती रही, एंटी स्टेट भी जिसे कहें आप, और 22 अगस्त को तो हद ही हो गई। और फिर नदीम मलिक भाई, ये 22 अगस्त तो मुझे लगता है बार बार होगी, ये एक बार नहीं हुई थी, ये तो अभी भी हो रही है। अभी चंद दिन पहले एक तकरीर चंद दिन पहले एक तकरीर की कनाडा में और अमेरिका में, और पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कहा, वो अल्फाज दुहराना भी आप। मैं तो अपने महाजरों के सामने भी वो तकरीर रखूँगा और उनसे ये कहूँगा कि वो भी उसको सुने और देखें कि इससे पाकिस्तान बनाने वालों को पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर कितना फ़ायदा होगा। और उसमें नारा ये था कि पाकिस्तान तोड़ने के लिए, हाँ, अब मैं क्या कहूँ कि किससे भी मदद मांगनी पड़ी तो उससे भी मदद मांगनी पड़े, इंडिया की फ़ौज के किसी से भी मांगनी पड़े, वो भी ले लूँगा। तो इसका मतलब हमारा 23 अगस्त का इक़दाम बिल्कुल दुरुस्त था, कायम है, उस पर बिल्कुल कायम है। और ये भी इस शऊर के साथ कायम है, इस जिम्मेदारी के साथ कायम है कि 23 अगस्त तो एक ही बार होनी थी और हो गई। 22 अगस्त अगर जितनी बार भी होनी होती रहे, लेकिन हाँ, जो वोट बैंक हमारा है उसको अब ये फैसला करना है कि देखें हमने इस वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए इक़दाम किया, और जो सियासत जिसकी कोई मंजिल नहीं थी, जिसकी कोई सिमत नहीं थी, जो कि एक रिएक्शनरी सियासत बनकर रह गई थी, और एक पढ़े लिखे तहजीब याफ्ता तालीम याफ्ता लोगों की जमात जिसके अंदर इतनी इनफरादियत थी, जो शहरों की जमात, उसकी एक अपनी खासियत होती है। लेकिन 25-30 साल पढ़े लिखे लोगों की जमात देखें तो उसमें डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे नौजवान इंजीनियर्स हैं, हाँ? लॉयर्स अब वाली हैं। एमक्यूएम देखें तो उसमें कोई लंबा है, कोई कन टूटा है, कोई काला है, कोई इस तरह के नामों के साथ पहचाने जाते हैं। दोनों ये बातें बदल गया है ये तासुर और ये इल्ज़ामात, ये बाई डिफ़ॉल्ट भी हैं, हमारी अपनी खामियां और गलतियां जो रहीं, लेकिन एक तासुर उभर है डॉक्टर साहब, ये बाई डिज़ाइन भी है। देखें दोनों बातें हैं, लेकिन जब हमने एक लकीर खींच दी नदीम मलिक भाई, उस लकीर को खींच दिया, वापस मुड़ने का कोई चांस नहीं। देखे ना, जब लकीर अब आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं। बाज़ लोगों का तासुर है। मतलब यह है नदीम मलिक भाई कि अब अगर इस 6 माह में भी मुझे मेरे दफातर जो जायज़ हैं, जो लीगल हैं, जो सिर्फ सील्ड है, वो वापस ना मिले, मुझे अब भी शक व शुबे की निगाह से ही देखा जाए, छापी गिरफ्तारियों का सिलसिला एक नाम नहाद और सियासी टोला है, और वाज़े तौर पर उनकी फैमिलीज़ आकर कहें कि ये दबाव है कि फ़लाँ को ज्वाइन कर लो, वफादारी तब्दील कर लो, वरना गिरफ्तार हो जाओगे, और फिर गिरफ्तारी भी हो जाएगी। मैं भी उस पे भी अच्छा, फिर जो लापता अफराद हैं वो भी बाजियाब ना हो, उस पे भी सवाल। और ये सारी सूरत हाल अगर रहे तो मुझे बताइए कि फिर लोग आहिस्ता 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 हमारी इस सारी कोशिश को जो नाकाम हो जाएगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अगर आप कायम रहेंगे तो नाकाम नहीं होगी। देखें हम तो कायम है, आप वापस जाएंगे तो हम तो कायम वापसी का रास्ता खुला मिलेगा आपको। हम तो कायम हैं। एक सवाल है जो एक लेकिन ये हमारी तने तना हमारी जिम्मेदारी नहीं, अब हमें सीने से लगाना होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों को उनकी स्पेस देनी होगी, और जो भी हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ और ज़्यादतियाँ हुई हैं उसमें मुल्क की खातिर, कराची के अमन और इस्तेहकाम की खातिर आगे फिर रिएक्शनरी पॉलिटिक्स शुरू ना हो जाए। एक तासुर है कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार पे इलेक्शन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं दबाव बढ़ता जा रहा है, तो वो वापसी की शक्ल देखना ना शुरू कर दें। मेरे ख्याल में ये मुझ पे दबाव नहीं है, ये उन लोगों पे दबाव है जो अज खुद उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया और -1 नहीं हुआ। ये कुदरती तौर पे खुद ब खुद एक ऐसी सूरत हाल आई, खुद कुछ हमला किया 22 अगस्त को उन्होंने, जो बिल्कुल नहीं तो 22-24 साल से ऑपरेशन चल रहा था, वो काम नहीं था हुआ जो 22 अगस्त ने कर दिया। अब ये हो गया है, ये खुद कुछ हमले के नतीजे में हुआ। इसमें मजीद क्या देखना चाह रहे हैं? और अगर दफ़ा 144 लग जाए, जामिया कराची में मेरे स्टूडेंट्स क्रिकेट टूर्नामेंट ना कर,
उनको करने की इजाज़त ना दी जाए, इस कदर पाबंदियाँ लग जाएं और वो इंसानी हुकूक और मजलूमियत का वो इशू कायम रहे, तो मेरे वर्कर्स जो इस वक्त हमारे साथ हैं 70-80% हमारे साथ हैं वर्कर्स, और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि 95% वोट बैंक हमारे साथ है। पार्लियामेंटेरियन सारे आपके साथ हैं, सोचने लगेगा पार्लियामेंटेरियन सारे साथ हैं। सत्तार भाई ने एक कुर्बानी दी 23 अगस्त को पाकिस्तान के लिए। वो जो मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि 8-10 लोग मेरे साथ मिलने वाले हैं, वो डॉक्टर फारूक सत्तार ने रोके हुए हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो उधर जाने वाले हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा छोटी बात कोई और हो नहीं सकती। इसका मैं क्या जवाब दूँ? जिनकी आप बात करें उनके पहले बयानात मेरे बारे में क्या बयानात देते रहें और फिर अचानक मेरे बारे में एक दिन ये बयान देंगे कि मैं धमकियां दे रहा हूं और मैंने 12 पार्लियामेंटेरियंस को सूबाई असेंबली के लोगों को रोका हुआ है। और पहले मेरे बारे में एक जो खींचा गया था, मेरी तस्वीर बनाई गई थी, शरीफ आदमी है, मासूम है, ये सारी बातें हुई थी ना। नाम आप अभी भी इज्जत से लेते। हाँ, लेकिन ये कि फिर मैं अगर धमकियां दे रहा हूँ तो इसका मतलब है कि फिर मेरा किरदार क्या हुआ? फिर तो आप वो बंदूक वाले हो गए ना। तो ये मेरी क्रेडिबिलिटी का मसला नहीं है, जो ये कह रहा है उनकी क्रेडिबिलिटी का मसला है। एक दिन आप साथ बैठे हुए थे, एक इवेंट छोड़ देंगे जो ये बात कर रहे हैं मेरे लिए। एक दिन आप साथ बैठे हुए थे एक फंक्शन में, और कराची को मेरे ख्याल में ज़्यादा बुरा नहीं लगा कि आप साथ बैठे हुए थे। आपने कभी इस ऑप्शन पे गौर किया? नदीम मलिक भाई, आप इस्लामाबाद में मुकीम हैं, वहाँ से प्रोग्राम करते हैं, कराची को कितना जानते हैं, कराची में कितना रहे हैं, MQM के वोट बैंक की नफ्सियात को, मेरे कारकुनों को कितना जानते हैं। अब यकीन मानिए कारकुनों की अक्सरियत ने उस बात को मुस्तरद किया। वो कह रहे हैं कि अगर ये बात सही भी कर रहे हैं, ये जो नाम नेहाद सियासी टोला है, ये बात सही भी कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी तहजीब और ये हमारी तालीम नहीं, हम इस तरह ये बात नहीं करते। अगर आज फंक्शनली हमने बागडोर संभाल ली है पार्टी को, तो हम अपने अमल से साबित करें कि हम अब इस पार्टी में इस तासुर को भी इंशाल्लाह कायम नहीं रह देंगे कि ये मुकम्मल तौर पर नॉन कन्फ्रंटेशनल, अदम तसादुम। मुस्तफ़ा कमाल के साथ बैठ सकते हैं जी? मुस्तफ़ा कमाल के साथ बैठ सकते हैं? देखिए, मुस्तफ़ा कमाल की मैंने कभी बुराई नहीं की, उनके साथ चल सकते हैं। देखिए, मैंने कहा कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, सियासी बलूगत की कमी है, एक्यूमेन नहीं है, वो जज्बात पे, ज़बान पे काबू रखना एक मैच्योर पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन की निशानी। मैं से बता रहा हूँ, मेरा सिर्फ ये कहना है कि वक्त और हालात इस बात का तयन करेंगे कि वो साबित करें कि वो इस शहर के साथ, महाजरों के साथ, उनके बुनियादी मसाइल के साथ, और महाजरों के साथ जो पाकिस्तान का अमन और इस्तेहकाम और कराची का अमन और इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है, उनके मसाइल के साथ, और उस रिएक्शनरी पॉलिटिक्स को ख़त्म करने के लिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूंट को, अपने लोगों को सर्व करना चाहते हैं और मजबूत पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो फिर ये मेरे कानों में बात नहीं आनी चाहिए जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रवैया अख्तियार किया गया था। आप उस प्रेस मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने सवाल का जवाब दिया कि ये जो इल्ज़ामात की यलगार है, बारिश है, इस कदर झूठ बोला जा रहा है, उसके बाद अगर नदीम मलिक आप मुझसे जवाब मांगेंगे तो आप समझते हैं कि ये वक्त है मेरे आपके इस सवाल के जवाब देने एक का। और भी प्लेयर हैं जो कराची की सियासत में रोल चाहते हैं। देखें, अगर ये जो लोग, ये लोगों की अपनी खाम ख्याली, ये लोगों की अपनी डिज़ायर है कि उनके साथ हमारा कोई इश्तराक हो जाए, लेकिन अगर ये इश्तराक होता है, फ़र्ज़ करें, या इसकी कोई भी शक्ल होती है और उससे मैं भी इर्रेलेवेंट हो जाता हूँ, ये मैं एक शक्ल दिखा रहा हूँ, ये मेरा मानना है कि ऐसा होगा, और उससे अगर रिवाइवल हो जाता है हमारे लंदन के लोगों का, तो आप किस चीज़ को अपनी कामयाबी करार देना चाहते हैं? पाकिस्तान की कामयाबी ये होगी कि हम सही मानों में अपने आप को लंदन से अलग करके भी साबित करें कि ये नज़रिया है, ये मुतवस्सत और गरीब कामयाबी ये है डॉक्टर फारूक सत्तार के, आपकी जमात या मुस्तफ़ा कमाल की सियासत जो भी है और बाकी जो जमातें हैं, वो कराची के लोगों की तरक्की के लिए, अमन के लिए, बेहतरी के लिए काम करें। ये कराची के लिए आप लोगों की कामयाबी, कराची के लोगों पर छोड़ दें, हम पे छोड़ दें। हमने भी कराची में अगर गोली चलती है, तरक्की नहीं होती है या कचरे के ढेर रहते हैं, फिर ये कामयाबी मेरी तरफ से ये गारंटी ले लें कि बयानात में तो शायद थोड़ी सी कशीदगी आएगी या आ सकती है, लेकिन हमारी तरफ से हम फिर भी कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से उसका रिबटल ना हो, हमारी तरफ से वो लबुल लहजा, वो रवैया ना हो। अच्छा, एक और बड़े प्लेयर हैं जो कराची की सियासत के उम्मीदवार हैं, उनका नाम है जनरल परवेज मुशर्रफ। और अदम तशद्दुद, अदम तसादुम और एक पढ़ी लिखी MQM हमने बनानी है, इसमें सब हमारी मदद करें। देखिए, आप हैं फैसल सब्ज़वारी हैं, ख्वाजा इजहार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं सारे। आप अगर इसको लेके इस अंदाज में चलेंगे तो इसी अंदाज में आगे जाएगी। अगर हाथ में बंदूक पकड़ना चाहेंगे तो आप सवाल नहीं रहा कोई। नो वे।
सवाल ही नहीं पैदा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बड़ी दिली ख्वाहिश है कि वो महाजर कौम के नुमाइंदा के तौर पर यहाँ से उभरे, एम्ब्रेस करेंगे उन्हें। उन्होंने एक दफ़ा ख्वाजा इजहार से मीटिंग करके पैगाम रिसानी भी की थी। मुझे लगा आपने ज़्यादा उन्हें कोई चाय पानी पूछा नहीं, आगे से रुक गया काम। नहीं, मेरी भी उनसे बात हुई थी। हाँ, 23 अगस्त के बाद एक मौका आया था, फ़ोन पर मेरी बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई और उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। वो अगर MQM में आना चाहें तो हम उनका खैर मकदम करेंगे और ख़ुशी से करेंगे। और ज़ाहिर है कि उनकी जो इज़्ज़त और उनका मर्तबा है और उन्होंने जो अपने दौर में MQM को मेन स्ट्रीम में आने के लिए जो किरदार अदा किया और MQM ने फिर अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवाया, चाहे वो $1 अरब की सरमायाकारी हो सालाना कराची में और उसकी बदौलत पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी, और बग़ैर किसी ऑपरेशन के जो जराइम है वो इस सतह से भी नीचे थे जो आज हैं। तो उसमें एक हमारा बड़ा किरदार रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का डेवलपर, कराची तेज़ी से तरक्की करने वाला 12वां शहर बना। तो इसका मतलब है कि उनकी एक सपोर्ट और उनका एक ताउन था और शायद उन्होंने हर मेयर को सपोर्ट की थी। आपके दिल के दरवाजे खुले हैं, फिर तो आप गले लगाने पे दरवाजे खुले हुए उनके लिए, वो आएँ पार्टी ज्वाइन करें। हम उनको पॉलिसी साजी पर भी एक वो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ किसी सरबराह का या कायद का कि कोई वैकेंसी है और उसको पुर करने के लिए आके कोई क़यादत करना चाहता हो। तो ये देखिए पार्टी के अंदर से ये सारी चीज़ें तय होती हैं। पार्टी प्लेट में रख के उनको नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। देखिए ये फितरी अमल ही नहीं है, ये मसनूई है और कोई चीज़ भी जो मसनूई होगी या नज़र आएगी वो कभी कामयाब नहीं। MQM का हिस्सा तो बन जाए लेकिन जमात प्लेट में रख के उनको नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बिल्कुल आप सही करें, यही बात है। जो डिफरेंट ऑप्शन हैं जिस पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ख्याल ये है कि ये उनको कराची के अवाम बड़ा पसंद करते हैं। उन्होंने मेरे से सवाल पूछा है कि कराची में उनको पसंद किया जाता है। मेरा ख्याल है कि उन्हें पसंद किया जाता है, कराची के लोग उन्हें पसंद करते हैं। दूसरा सवाल यही था MQM वाला, तो मेरा ख्याल था कि MQM की मुकामी क़यादत आपको इम्प्रेस नहीं करेगी क्योंकि आपको कोई बनी बनाई जमात को गिरफ्तार थोड़ी करेगा। फिर एक उनके जहन में ऑप्शन ये है, ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं कि वो एक ऐसा लार्जर कोलिशन बना ले MQM जिसका हिस्सा और जनरल परवेज़ मुशर्रफ उसको लीड कर रहे हो। कैसे किसी कोलिशन का हिस्सा बनेंगे आप? नहीं, देखिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने सियासत के जो है वो उतार चढ़ाव भी देखे क्योंकि उन्होंने मुल्क की बागडोर संभाली और इंतखाबात हुए सियासी जमातों के साथ, सियासी हुकूमतों के साथ उन्होंने काम किया। तो मैं उनके पॉलिटिकल एक्यूमेन पर कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन हमने तो गलियों और मोहल्लों में 35 साल से सियासत ही की है ना, हमने 36 साल। जनरल मुशर्रफ साहब का वो तजुर्बा तो सियासत का नहीं हो सकता, बैनुल अक़वामी उमूर का, उनकी पूरी दुनिया में इमेज का, जो वॉर ऑन टेरर में उन्होंने रोल प्ले किया, वो सारी बातें अपनी जगह। लेकिन यह है कि कराची की जो गलियों में जो कुछ लोगों की नफ्सियात है, उनकी नफ्स पर जो हमारा हाथ इतने सालों से रहा है, ये वो नहीं समझ सकते। वो तो खुद हम कह रहे हैं कि हमने 8 साल जो सियासत की पीपल्स पार्टी के साथ ज़बरदस्ती चिपक कर, उसको हमारे लोगों ने पसंद नहीं किया और 2013 में हमें भी सबक सिखाया। हमारा वोट बैंक में कोई 6-7 लाख चिपके तो वैसे अभी भी आप पीपल्स पार्टी से रहते हैं, आप अपना फैसला खुद नहीं करते। तो देखिए या चिपकना बंद कर दें या पके पके चिपक रहे, वही हमने कहा ना। देखें सियासी तौर पे तो हम उस वक्त भी कहते थे कि ये फैसले सही नहीं है, लेकिन अक्सरियत करती थी या आउट ऑफ रिस्पेक्ट एक सबमिशन था, एक फ़ैसले होते थे तो उसको पार्टी फॉलो करती थी, डिसिप्लिन तो था ना ये। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के फैसलों करम से हम भी अखलास के साथ और नेक नियति के साथ लोगों को सर्व करना चाहते हैं और उनके बेहतरीन मफाद में फ़ैसला करेंगे। हमारे देखिए जो मैं बात कर रहा हूँ सदर मुशर्रफ साहब के, जनरल मुशर्रफ साहब के बारे में, लोग बिल्कुल मेरी बात की तायीद कर रहे होंगे। उनको पसंद करते हुए भी वो समझते हैं कि ये नहीं हो सकता कि उनको कह दें कि आके क़यादत कर लें। अच्छा, फिर इसके लिए भी वो शायद तैयार नहीं। वो तो ये शायद चाहते हैं कि कोई नई पार्टी बनाई जाए और उसमें MQM को भी हम ख़त्म कर दें, वहाँ से वो PS भी ख़त्म कर दें और एक नई पार्टी बन जाए और शायद मुशर्रफ साहब उसके सरबराह बन जाए। आप सारे उसका हिस्सा हों जिसके मुशर्रफ सरबराह। तो मुझे बताइए, ये ऐसा थोड़ी है कि हम चंद लोग ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला कर रहे हैं और कारकुन ब्लाइंडली हमारे पीछे आ जाएंगे। देखें फाउंडर लीडर के लिए तो लोग ब्लाइंडली आ जाते हैं पीछे, जैसा कि इतने सालों से हुआ। आएंगे? देखिए मेरी बात सुने, ऐसा हुआ ना? नहीं, ऐसा अब तक तो हुआ ना। यू आर कंट्रोलिंग द सिटी, उसमें उनका करिश्मा भी था लीडरशिप का, लेकिन आपकी जो लोकल टेक्निक्स थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। मैं आज के प्रोग्राम की वजह से उसको भी गुंजाइश देता हूँ आपकी बात को, चलें बात को आगे बढ़ाने के लिए। मैं बहस नहीं कर रहा, लेकिन मुझे बताइए अगर मुस्तफ़ा कमाल आज लंदन जाके बैठ जाएँ और अगर उनकी शख्सियत में इतना कैरिश्मा है तो वहाँ से बैठकर वो क्या अपनी पार्टी को चला सकते हैं? आप दोनों नहीं चला सकेंगे। नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। तो नदीम मलिक कुछ चीज़ें ऐसी रियलिटी होती हैं कि उनको मानना चाहिए।
और जनरल उसके लिए ज़रूरी है जनरल मुशर्रफ साहब को। जनरल मुशर्रफ के लिए किसी ने लिखा था कि ही इज़ रनिंग द कंट्री लाइक अ मिलिट्री ब्रिगेड, और उनका बिलीव ये है कि ही विल इशू द ऑर्डर एंड होल नेशन विल ओबे। ये नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। एक ब्रेक ले लें, फिर आपका पीपल्स पार्टी से जो मोहब्बत वाला रिश्ता है ज़रा उसका भी पूछेंगे, उसके पीछे आप कौन सा राज है। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हमने जनरल मुशर्रफ की कहानी तो पूछ ली आपसे, आसिफ अली जरदारी की कहानी भी बताएं। किसी ज़माने में तो रहमान मलिक साहब का एक विज़िट काफ़ी होता था आपको मनाने के लिए, फिर आप 4 महीने बाद रूठ जाते थे। अब उसमें तब्दीली आई है, कोई मेच्योर्ड एक लंबे अरसे के लिए कैसे रिलेशनशिप देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गोइंग फॉरवर्ड? हमारी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है कि हम तमाम सियासी जमातों बशमूल पीपल्स पार्टी के साथ एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं। और पीपल्स पार्टी एक रियलिटी है, दही सिंध में उसका एक वोट बैंक है और दूसरी हुकूमत है उसकी सिंध में। मैं समझता हूँ कि हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने गुज़श्ता 3 महीने में कई बार कोशिश की कि एक हमारे डेलीगेशन को मुराद अली शाह साहब से वक्त मिल जाए। अब तक वो वक्त नहीं मिला। क्यों? ये तो मुराद अली शाह ही बताएंगे, पीपल्स पार्टी बताएगी। और अगर वो हमारी बात को बैठकर ठंडे दिल से सुनेंगे नहीं तो फिर यही होगा कि 140A आर्टिकल के बावजूद अगर सियासी, माशी और इंतज़ामी इख्तियार और वसाइल अगर वसीम अख्तर साहब को या सिंध के किसी भी मेयर और काउंसिल को नहीं मिलेंगे, और गुज़श्ता 8 सालों से ये बल्दियाती इदारे जो पीपल्स पार्टी के ज़ेरे इंतज़ाम हैं, और 100 दिन में हम 15 यूसीज़ को तो हम साफ़ कर सकते थे, सड़कें बना सकते थे, हमने वो मॉडल पेश कर दिया। लेकिन बाकी के लिए वसाइल और इख्तियारात इस कदर चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पीपल्स पार्टी के पास है, कचरा उठाने की सारी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी मशीनरी उनके पास है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो जब मैं मेयर था या मुस्तफ़ा कमाल मेयर थे, हमारे अंडर में था, वसीम भाई के अंडर में नहीं है। बिल्डिंग कंट्रोल मेरे अंडर में भी था, मुस्तफ़ा कमाल के अंडर में भी था, वसीम अख्तर के अंडर में। मास्टर प्लान मेरे अंडर में था, मुस्तफ़ा के अंडर में था, उनके अंडर में नहीं है। तो ये हमें लगता है कि आपसे काम नहीं हो रहा। हमें तो सही बात बताऊं, तासुर ये मिलता है कि आपने मेयरशिप जीत तो ली है लेकिन आपसे डिलीवर नहीं किया जा रहा। आप कल मेरे साथ उन 15 यूसीज़ का विज़िट कर लें। कराची तो सारा आपके पास है। देखें, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि उसके लिए सिर्फ जज्बे से ही तो पूरे कराची का कचरा नहीं उठेगा। 8 साल का कचरा है। 8 साल एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं जो पीपल्स पार्टी के लगाए हुए थे। उन एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इस कराची को क्या दिया? अगर वो 8 साल के कचरे को हम उठा रहे हैं और जहाँ से उठा रहे हैं वहाँ एक सिस्टम भी दे रहे हैं कि अब वहाँ पर कचरा दोबारा जमा ना हो, तो मेरे ख़्याल में ये हमने अपनी बसात से बहुत ज़्यादा किया है। और बाकी जगह भी रोज़ाना जितना उठा सकते उतना उठा रहे हैं। लेकिन अगर बड़ी मशीनें हमें चाहिए जो कि जाम चाकरों तक इस कचरे को डिस्पोज़ करे, और कराची का कचरा कराची में एक जगह से उठ के दूसरी जगह ना फेंक जाए, और फिर जो गटर उबल रहे हैं वाटर बोर्ड, तो सीधा सीधा ये असल मसला, अगर एक सड़क हमने बनाई भी फिर वहाँ से गटर उबले, वो सड़क उधड़ गई, तो वो पीपल्स पार्टी अगर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ज़रिए से कराची में जगह, अगर आप देख लें इस वक्त कचरे के साथ साथ जो दूसरी बड़ी शिकायत है वो गटर उबलने की है, गंदे पानी की जमा होने की है, और उसी से वबाई अमराज जो फैल। कौन ठीक करेगा? वसीम अख्तर करेगा, मुराद अली शाह करेगा? मुराद अली शाह तो चीफ मिनिस्टर है ना, मेयर का काम है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आप डिवॉल्व करें, दें मेयर को, काउंसिल को दें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में से कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी दें मेयर को, आप मास्टर प्लान दें, मली डेवलपमेंट, लियारी डेवलपमेंट, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहाँ कुछ ज़मीनें जहाँ आप हाउसिंग स्कीम कुछ लो कॉस्ट बना सकते हैं, जहाँ आप स्मॉल मीडियम जो छोटी घरेलू सनतें हैं उनकी कोई जोन बना सकते हैं, टेक्सटाइल सिटी, गारमेंट सिटी, मीडिया सिटी, एजुकेशन सिटी, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, ऑटोमोबाइल सिटी, वहीं पर ट्रेनिंग और रिसर्च के इंस्टीट्यूट। कल प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, मिले उनसे, बताएं उन्हें, ये बातें करें। प्राइम मिनिस्टर को इसहाक डार साहब को कई बार बताया है। क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर यहाँ आते हैं, गवर्नर साहब के कान में कुछ कहते हैं, आधी मोटरवे का इफ्तिताह करते हैं और चले जाते हैं। बस उनका इसी हद तक इंटरेस्ट है। उन्होंने तो आधी मोटरवे के फीते काट के उन्हें कुछ नहीं मिलेगा ना, कराची के लोगों को वही मैं कह रहा हूँ कि कराची, फिर उन्होंने ये समझ ली बात, इसीलिए वो ठट्टा चले गए। पहले कराची में कोई बड़ा प्रोग्राम उन्होंने किया नहीं है भाई। ऑपरेशन कराची में हुआ, मालाकंड में हुआ, सवात में हुआ, वज़ीरिस्तान, सब जगह सोशो इकोनॉमिक पैकेज
वफाकी हुकूमत ने दिया, कराची का पैकेज कहाँ है? जहाँ ऑपरेशन किया वहाँ पे भी अभी वादा ही है, अमली इकदाम अभी होने बाकी हैं। हमने सुना है कि शायद कुछ काम हो रहा है या हुआ है, लेकिन अगर आप ऐसे ही जैसे ठट्ठा में सौरभ का वादा कर दिया, वो जब इफा होगा फिर पता चलेगा। तो देखें, कहने का मकसद ये है कि उन्होंने कनात कर ली है कि पंजाब एक बड़ा सूबा है, उसकी अक्सरियत हमेशा कायम रहेगी और बस उसी के बलबूते पर पूरे पाकिस्तान पे उनको शायद हुकूमत मिलती रहेगी और एक ही जैसे हालात रहेंगे और वो किसी तरह मैनेज कर जाएंगे। तो ये वैसे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि पंजाब सारा जीत के आए हैं और सिंध से एक सीट ना आप जीते। ये तो पूरे दुनिया के सामने हम आश्कार कर रहे हैं अपनी इस कमज़ोरी को कि पाकिस्तान में कोई कौमी रहनुमा नहीं जो दावा करे कि बशमुल नवाज शरीफ कि उसको बशमुल नवाज शरीफ के पूरे मुल्क का एतमाद का वोट उसके पास है। नहीं है, सिंध में नहीं है, बलूचिस्तान में कुछ है, कहीं पर नहीं है, ज़्यादा पंजाब में है और कुछ हज़ारा डिवीज़न में है, देख लें आप। अच्छा, कराची ऑपरेशन के ऊपर बात करें, ये नून लीग का ये प्लस था, बड़ा मुश्किल फैसला लिया सितंबर 2013 में उन्होंने एटीए को अमेंड किया। नहीं, पर हम रेंजर्स को पावर दी, आप लोगों ने सपोर्ट किया? नहीं, सपोर्ट नहीं, हमने तो मुतालबा किया था, पीपल्स पार्टी ने इसको सपोर्ट किया। कराची बदला है 3 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर। आगे क्या नज़र आता है, ऑपरेशन की क्या शक्ल होगी, क्या हालात होंगे शहर के? देखें, एक ऑपरेशन से तो जो जराइम पेशा लोग हैं उनको आपने हिट किया, जो सियासी जमातों में कहीं मिलिटेंट विंग्स या जो अस्करियत पसंद होंगे उनको आपने हिट किया, और जो वाज़े तौर पर क्रिमिनल्स हैं उनको किया। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भी कुछ किया और किसी हद तक किया, हालांकि हम इतने मुतमईन नहीं। सेक्टेरियन टेरर के खिलाफ हाथ अभी उतना तगड़ा नहीं डाला, ना मजहबी इंतहा पसंद दहशत उतना नहीं तगड़ा डाला, ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि ये देरपा हो, इदारों की साख कायम रहे। कैसे? इंसानी, जो मुशर्रफ के ज़माने में एक फार्मूला था, सीएम हाउस या गवर्नर हाउस में एक तमाम पार्टियों का एक वो बनता था ऑपरेशन सेंटर, एक कैंप ऑफिस, और उसमें सब जगह से फीडबैक आता था। 120 चेक पोस्ट हमने लगा दी थी इंटर कम्युनल अबुल हसन इस्फानी रोड पे, खारादर और लियारी के बीच में, जो ओल्ड टाउन और लियारी के बीच में, इसी तरीके से कटी पहाड़ी पर, और जो ऐसे हसास इलाके थे। और हमने कहा था कि बग़ैर ऑपरेशन के आप अगर ये 120 चेक पोस्ट लगा दें और इनकी कमेटियाँ अमन की, अभी देखें आपने एक क्रॉप को तो ख़त्म कर दिया जो दहशत गर्दों की हो सकती है, तशद्दुद पसंद मेजर सक्सेस है कराची शहर के अंदर जी। कहीं और सक्सेस है कि नहीं? कराची शहर के अंदर ये ऑपरेशन मेजर सक्सेस है। देखें, बड़े जराइम में बहुत बड़ी कमी है। नदीम मलिक, मैं ये चैलेंज नहीं करना चाहता, इसको सस्टेन करना चैलेंज है। हाँ, ये है, मैं इसीलिए उस पर काम की बात करना चैलेंज है। मैंने कभी इसकी अफादियत, इसकी अहमियत, इसके नताइज और जो आज सूरत हाल में से इनकार करता ही नहीं हूँ। रेंजर्स ने अच्छा काम किया, पुलिस ने भी अच्छा काम किया, जो गलत किया उसकी भी हमने निशानदेही की, मावरे अदालत हो या लापता, ये भी हमने निशानदेही। अब कराची ऑपरेशन की शक्ल क्या होनी चाहिए? और जो 1100 लोग हमारे जेलों में हैं उनमें से कितनों पर मुकदमा साबित कर सकेंगे और कितने बेगुनाह। आपने गवर्नर का जिक्र किया, क्या गवर्नर हाउस में ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें मुराद अली शाह बैठे, फारूक स्टार बैठे, डीजी रेंजर्स बैठे, आपस में डिस्कस करें शहर के लिए और क्या करें? देखें, एक रिपोर्ट सारे इदारों से लें, आईबी से लें, एमआई से लें, आईएसआई से लें, सीआईए से लें, काउंटर टेररिज्म से लें, पुलिस से लें, फिर एक रिपोर्ट आप वहाँ से इलाके से इंसानी इत्तलात हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस वहाँ से भी लें, और उसमें आपका जो काउंसलरों का और यूसी चेयरमैन का नेटवर्क है वो अपनी जगह पे खुद इतने बड़े रज़ाकारों की एक वॉलंटियर, एक रज़ाकारों की फ़ोर्स आपके साथ है। नेबरहुड वॉच एंड वॉट है, यानी चौकीदारी का निज़ाम इलाकों में कायम होना चाहिए, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, और कम्युनिटी पुलिस का निज़ाम। अगर ये दो चीज़ें कायम नहीं होगी, ये सारी चीज़ें सस्टेन नहीं कर सकेगी। जहाँ इंतहा पसंदी के रुझानात मौजूद हैं उसको कर्ब करने के लिए मोहल्ले में ही लोग खड़े नहीं होंगे। एक तो जो चैलेंज आपने शुरू में आइडेंटिफाई किया ना, वो मेरे ख्याल में नेक्स्ट स्टेप वो होना चाहिए, सेक्टेरियन टेरर को हिट करें, वो इस शहर से खत्म करें, और किसी और तरह की भी, और वो वजूहात सियासी भी, जो सियासी और तरह से क्या जो सियासी तशद्दुद को लेती। मिसाल के तौर पर मैं यही कह रहा हूँ ना, जो इख्तियारात हैं, ये जो वसाइल हैं कराची में तरक्की, ये तो रेंजर्स नहीं आपको इख्तियारात दे सकते, ये तो पॉलिटिशियंस ने देने। नहीं, लेकिन बिलाल अकबर साहब जब वापस गए तो जाते हुए भी 2 बयान दे गए थे। कोटा सिस्टम पर बयान दे गए थे। बिल्कुल दिया था ना। बिल्कुल, कोटा सिस्टम मेरे ख्याल में नापसंदीदा चीज़ है, आप जाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि काश अगर जनरल बिलाल अकबर साहब ये बात, जैसे ही एपेक्स कमेटी की पहली मीटिंग हुई थी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आपने इलाज तो कर दिया लेकिन एहतियात नहीं की कि ये जराइम और ये बीमारी वापस आएगी। इस शहर से वो जो एक इल्ज़ाम था कि चाइना कटिंग, भत्ताखोरी, फिर सरकारी ज़मीनों पे शादी हाल तो मीर हुए थे, मैंने अभी एक और भी आपसे बात पूछी, वो काम बंद हो गया? अब भी हो रही है। अब भी हो रही है। मैं प्रोग्राम के बाद आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि कौन लोग कर रहे हैं, कौन कर, और मैं निशानदेही भी कर सकता हूँ सरकारी ज़मीनों पे शादी। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू में ही
कि अगर MQM में कोई मुलव्वस पाया गया तो उसका ताल्लुक MQM से नहीं, हमने नज़र रखी। अच्छा, एक ख्वाजा इजहार पे खबर शादी हॉल की छपी थी, वो किसके थे शादी हॉल? देखें, वो शादी हॉल ख्वाजा इजहारुल हसन के ना उनका कोई ताल्लुक़ था, ना कभी उनके थे, बिल्कुल झूठी खबर थी। मैं सख्ती के साथ इसकी तरदीद करता हूं। किसके थे वो? किसी के भी थे, लेकिन ख्वाजा इजहारुल हसन के नहीं थे। कोई तो होगा ना दुनिया में बंदा, किसी का नाम ले, किसके थे? देखिए, वो मैं मालूमात करूंगा, ये मैंने मालूमात नहीं की, लेकिन ये मालूमात मैंने ठोक और कर आपका जाके कहना की है कि आज भी हो रहे हैं। और ख्वाजा इजहारुल हसन को भी जब ये चैनल पे चल गई थी कहीं पर, तो उन्हें बड़ा सदमा हुआ था। और आज भी आप कह रहे हैं कि ये शादी हाल सरकारी ज़मीनों पे बन रहे हैं, आज भी चाइना कटिंग हो रही है? चाइना कटिंग आज भी हो रही है। मैं आज भी आप कौन कर रहे हैं? ऑन एयर नाम लें उसका। देखिए, मैं आज नाम नहीं लूँगा, शायद अगले प्रोग्राम में ले लूँगा, अगले में नाम लेकिन लीजिए। पहले मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि ये कहाँ हो रही है। आप नाम आप बताएंगे, जवाब मैं पूछूंगा। हमने इस पर काम किया है और हमने कहीं पर ये खबर भी पास ऑन की है। आप मुझे अगले प्रोग्राम में नाम बताएंगे? बिल्कुल नाम बताऊँ। मैं इनका सिंध हुकूमत से भी जवाब पूछूंगा, पुलिस से भी जवाब पूछूंगा, रेंजर से भी जवाब लेकिन ये तो आप बता दें कि आपको मैंने ये इतला दी है, खुरंगी में ये हो रहा है और सरजानी टाउन में ये हो रहा है। मैंने आपको दो मकामात बता इस प्रोग्राम की वसातत अगर बंदों का नाम लें तो मैं और ज़्यादा इतना कन्फ्यूजन है कि कुछ लोग जो जाहिर है कि अब भी लंदन के साथ ही खड़े रहना चाहते हैं, कुछ लोग वो हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसमें मुलव्वस हैं, लेकिन वो भी किसी जगह मौजूद हैं। अच्छा, MQM के वर्कर्स पर मेरी नज़र है। वो जो लंदन वाले हैं वो किस जगह पर? मैं उन पे मेरी उतनी नज़र नहीं है। नज़र रखा करें, इलाकों में है ना, इलाकों में है वो। नहीं, मैं आपको खबर ला के दे दूंगा। दूसरा, जो नाम निहाद लोग गए हमें छोड़कर और जो वफादारियाँ भी तब्दील कराई गई हैं, वहाँ पर भी लोग गए हैं और उनके नाम पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही हैं। PSP के नाम पे भी हो रही है। मैं ये मतलब इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसके लिए फिर दस्तावेजी सबूत लाने पड़ेंगे, वहाँ की तस्वीर लानी पड़ेगी। एक ब्रेक ले लें। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, तासुर है और इत्तलात इस तरह की आ रही है और इसे मेरा एक मुखलिसाना डिस्क्लोजर समझे और मासूमाना, इसको ऑफेंसिव डिस्क्लोजर ना समझें। एक ब्रेक ले लें, फिर आपसे पॉपुलेशन सेंसस के ऊपर भी हमने बात करनी है। एक हमारे साथ रहिएगा जी, शॉर्ट ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सेंसस होने जा रहे हैं और दो चीज़ें शुमार होनी हैं, एक तो आबादी और दूसरा खाना शुमारी। दोनों ही बड़ी सिग्निफिकेंट है। ख़ास तौर पर सिंध की अगर बात करें तो यहाँ अर्बन और रूरल की इतनी स्ट्रॉन्ग डिवाइड मौजूद है कि यहाँ पर सेंसिटिविटीज़ जो हैं वो यहाँ से यहाँ चली जाती हैं। पंजाब में दूसरी सूरत हाल है। यहाँ फिर एक और बहुत बड़ा इशू जो इलीगल रेजिडेंट्स हैं, अफ़गान सर फहरिस्त है, उनका इशू है। क्या करें, क्या कोई स्ट्रेटेजाइज़ करें इसे? देखिए, पहली बात तो पंजाब हो या वफाक हो, उसको सिंध के इश्यूज़ पर लाताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। इतनी सर्द महरी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। सिंध और ख़ास तौर पे कराची, जो आपका माली दारुल खिलाफा है, 70% आपको रेवेन्यू देता है, तरक्की का इंजन है, मईशत का मरकज़ है और तमाम ज़बानें बोलने वाले यहाँ हैं। पंजाब के भी हैं, KPK के भी हैं, बलूचिस्तान के भी हैं और गिलगित बल्तिस्तान के भी हैं। ज़्यादा पश्तो स्पीकिंग अब कराची के अंदर है। तो इसका मतलब है कि इससे बड़ा कौमी शहर और अहम शहर कोई और हो नहीं सकता है। तो अगर ये सेंसिटिविटी सिंध में है और ये अगर किसी चिंगारी की सूरत में भी और मामला यहाँ से वहाँ जाता है, तो ये तपिश आज तो हमें महसूस हो रही है ना इसकी, कल पंजाब को भी होगी। उन्हें इतना लाताल्लुक़ नहीं रहना चाहिए। वैसे फौज डाली आपने, ट्रांसपेरेंसी आएगी। और सेंसस कमीशन के और पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स सरबराह को मेरे 23 सवालों के जवाब तहरीर में मैंने सवालात किए, मुझे नहीं मिले। जब नहीं मिले तो मैं अदालत में गया। मेरा कहना है कि एक तो 8 साल की ताख़ीर के ज़िम्मेदार कौन थे? अब सुप्रीम कोर्ट ने कराने पर मजबूर किया है ना, और किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया और किसको नुकसान पहुंचाने के लिए। मेरा गुमान ये, और मेरे पास सबूत हैं कि हमारे ब्लॉक्स यानी खाना शुमारी और आबादी के शुमार से पहले एक मरहला होता है ब्लॉक्स बनाने का। 1998 में 21,000 ब्लॉक थे सिंध में, 11,000 दही सिंध के, कराची हैदराबाद सक्कर के 10,000, 1,000 का फ़र्क है। हम 47.65%, वो 52.35%। लेकिन आज जब 17,000 ब्लॉक और ऐड हुए तो उसमें से ज़्यादा दही सिंध में हुए 11,000 और शहरी सिंध में 6,000 हुए। किसी भी साइंसी, हयातियाती, किसी भी फहम, किसी भी अर्बनाइजेशन का जो दुनिया का फार्मूला है, उसमें शहरों में आबादी की मुंतकली होती है, बस्तियाँ बनती हैं, नई स्कीमें आती हैं, रोज़गार के लिए लोग कराची में आ रहे हैं, सैलाब के मुतासरीन आ रहे हैं, दहशत गर्दी के जंग के मुतासरीन यहाँ आ रहे हैं।
तो घोटकी में 400% अगर ये ब्लॉक्स बढ़ गए, 100 थे 98 में, फ़र्ज़ करें आज 500 हैं, कराची में 100 थे 98 में आज 200 हैं, तो कराची में तो 100% का इजाफा हो रहा है ब्लॉक्स का, और घोटकी, शिकारपुर, दादू, लाड़काना में 400 350% हो रहा है। ये कैसे? ये तो अनरियलिस्टिक होगा। अगर अनरियलिस्टिक है, इलॉजिकल है। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट इसके ऊपर आपकी बात सुनेगी? मेरे पास आदाद शुमार हैं, और ये सेंसस कमीशन की वेबसाइट की, PBS की वेबसाइट के आदाद शुमार है। और जो ये 98 के हैं, और जनवरी 2017 जब उन्होंने लाइन खींची के इतने ब्लॉक्स हो गए, तो 17,000 ब्लॉक नए बने 17 साल में, 18 साल। लास्ट मिनट चल रहा है, आप क्या तजवीज़ करते हैं इसमें? किस बंदे को क्या काम करना चाहिए? ये प्रेयर के सुप्रीम कोर्ट से कि आप हमें स्टे ना दें, हम मरदमशुमारी चाहते हैं कि हो जाए, क्योंकि वैसे ही ताख़ीर हो गई। लेकिन ये जो 17,000 ब्लॉक्स है, जिसमें 6,000 अर्बन है, 11,000 रूरल है, इसको वेरीफाई करा लें, सैंपल उठा के करा लें, आसमान से आए, ज़मीन से निकले, गूगल से कर लें। जब अर्बन किए जियो मैप, सैटेलाइट मैपिंग से, तो रूरल को कैसे? अच्छा, रूरल के नक्शे बनाए हैं स्टैटिस्टिशियन ने, और अर्बन के नक्शे बनाए जोग्राफी के और डेमोग्राफी के माहिर ने। ये इतलात हमारे पास बड़ी मुसद्दिका है और मुस्तनद है। ये जो बात मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई चैलेंज कर दें, कोई डिनाइल दे दें, PBS वाले, सेंसस कमीशन, मैं अपनी पिटीशन विड्रॉ कर लूँ। वैसे इसमें आपने जब फ़ौज को डाला है, तो फ़ौज वाले आबादी का हेरफेर नहीं करेंगे। उन फ़ौज वाले चाहेंगे कि जो नंबर 2 है वो 2 ही रहे। वो अपने ऊपर बदनामी नहीं पता कि 17-18 साल में क्या हुआ है। वो 13 दिन में इस घपले को कैसे पकड़ेंगे, जब तक कि हर फौजी इतना अलर्ट हो, इतना मुस्तैद ना हो, जहाँ जिस ब्लॉक में जा रहा है, क्योंकि उसको 200 मकान एक ब्लॉक को कवर करना, हर फौजी को, हर इन्यूमरेटर को, और तीसरा कोई, तो ये 3 आदमियों को करने, तो उनको इतना। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। पनामा का जवाब आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से आजकल में, फैसला क्या नज़र आता है? देखें, अल्लाह बेहतर करे। मुल्क में जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए, सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, और सियासी जमातों को कोई भी फैसला है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन जल्द नज़र आते हैं या इस फैसले पे मुझे लगता है कि इस फैसले पर इलेक्शन के इनकाद का इन्हिसार भी है, लग रहा है ऐसा। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, सरबराह MQM पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।